नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो हमारा सामाजिक अध्ययन का विषय है उसका कंप्लीट कोर्स हम आपको 8 पार्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका छठा पार्ट और वीडियो हम देखते हैं डेली शाम 8 बजे। तो लाइव आकर भी आप देख सकते हैं। और इससे पहले हमने 5वां पार्ट देखा था जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट दोनों ही जगह आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं उस प्रश्न से जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था और उसके आंसर को सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद हम आगे चीजें जो है उनको देखेंगे। तो प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था पुरातत्व संगठन के संबंध में। पुरातत्व संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? 1951 में हुई थी। यही सन मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में पूछा था। तो जिसने जिसने 1951 आंसर दिया था उसका बिल्कुल सही था। पुरातत्व संगठन की स्थापना 1951 में, और बात करें कहाँ, तो लखनऊ में जो है वो हुई थी। बस ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक में इतना ही। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके 6 अंग ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। अंग, 6 अंग कौन कौन से होते हैं इनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका होगा महासभा। इनके नाम बहुत पूछे जाते हैं तो आपको नाम याद होने चाहिए। यहाँ पर सुनने से काम नहीं चलेगा, इनके नाम याद रखिएगा। पहला होता है महासभा, दूसरा होता है आपका सुरक्षा परिषद। दूसरा क्या होता है? सुरक्षा परिषद। तीसरा आपका होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। चौथा आपका होता है संरक्षण परिषद। संरक्षण परिषद या कहेंगे इसी को न्याय परिषद, या अथवा करके भी आप इसे लिख सकते हैं, न्याय परिषद। शॉर्ट में ही चलिए लिख देते हैं। चौथा है, चौथा नहीं आपका पांचवा, चौथा तो हो चुका है, यह है पांचवा। पांचवा होता है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। और छठा और लास्ट होता है आपका सचिवालय। तो ये 6 अंग आपके होते हैं जिनका नाम आपको एकदम रटा होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस लिए की गई थी। ये प्रश्न आपका आया था, कब आया था? 2017 में आया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति की स्थापना के लिए किए गए जो प्रयास हैं उसकी विवेचना कीजिए। इस टाइप से आपका 2017 में प्रश्न आया था। तो आप इसमें क्या सारी चीजें लिख सकते हैं उनकी अब बात करते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर बात की जाए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना किस लिए की गई, अगर मैं आपसे ये कहूं तो आप क्या कहेंगे? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो हुआ था, उसके पश्चात विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए आपका ये, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, राष्ट्र संघ, मैं आपको उस पॉइंट तक लेकर चलूंगा। सबसे पहले राष्ट्र संघ जो है, जिसे हम लीग ऑफ नेशंस के नाम से जो है वो जानते हैं। लीग ऑफ नेशंस किसे हम कहते हैं? राष्ट्र संघ को कहते हैं। तो स्टार्टिंग में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन ये अपने उद्देश्य जो इसके रखे गए थे शांति स्थापित करने के संबंध में, वो पूरा जो है वो नहीं कर पाया था राष्ट्र संघ। इसलिए विश्व में पुनः युद्ध ना हो और सभी राष्ट्रों के आपस में मधुर संबंध बने रहे, इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो की गई थी, यानी कि यूएनओ की स्थापना की गई थी। तो आप समझे, पहले राष्ट्र संघ आया था पर सक्सेस नहीं हुआ, उसके बाद आपका आया था कि आपस में लड़ाई ना हो, वर्ल्ड वॉर जैसी घटना दोबारा जो है वो ना हो। फिर एक प्रश्न आपसे यहाँ के, यानी कि इसके कार्यों के संबंध में पूछा जा सकता है क्या?
कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पॉइंट वाइज एक दो जान लेते हैं, आएगा तो लिख लीजिएगा। पहला कार्य तो मैंने आपको बताया क्या, सामूहिक व्यवस्था और जो अंतरराष्ट्रीय शांति है या कह सकते हैं सुरक्षा है वो कायम रखना और जो आक्रामक प्रवृत्तियां हैं उनको नियंत्रित करना। तो दूसरा आप कहेंगे जो अंतरराष्ट्रीय विवाद होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय विवाद का असर देखने को मिला, तो उसका शांतिपूर्ण समाधान कराना ताकि किसी प्रकार की वॉर न छिड़े। तीसरा आप कह सकते हैं जो राष्ट्र हैं उनके आत्मनिर्णय जो है उसकी प्रक्रिया को भी तेज करना और साथ ही साथ उपनिवेशवादी जो प्रवृत्ति हैं उनको भी विघटित करना। और आप क्या कह सकते हैं, कुछ समय के बाद इसके कार्यों में निरस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थापना को भी शामिल कर लिया गया। तो इस टाइप के कुछ पॉइंट हैं, आप लगभग 2 से 3 तो हमेशा याद रखिए ताकि कहीं भी इस पर बेस्ड प्रश्न आए तो आप आसानी से कर लें। सबसे इसके 2 पॉइंट सरल हैं, पहला वाला अंतर्राष्ट्रीय शांति और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विवाद, जो विवाद है उनका समाधान करना। तो ये दो तो आपको आसानी से याद रहेंगे, इनको याद रखिएगा। बाकी इस पर बेस्ड और पॉइंट आप मन से बनाकर भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्थाएं और हैं और या कह सकते हैं उनके जो संगठन हैं उनके संबंध में। संस्थाएं या संगठन किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की अभिवाद की, उसी के संबंध में। तो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आप बात करेंगे UNDP। इसे हम इंग्लिश में या हिंदी में हम अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होती है, हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या होती है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। पहले मैं केवल नाम बता रहा हूँ। फिर दूसरी आपकी होगी UNIDO, इसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन, ये आपकी दूसरी होती है। तीसरी आपकी होती है संयुक्त, इंग्लिश में अगर बात करें तो होती है यूनिसेफ, UNICEF। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या होती है, संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष। चौथे की यानी कि नेक्स्ट की बात करें तो आपका होता है FAO, इसकी फुल फॉर्म होती है खाद्य और कृषि संगठन। मैं आपको 4 ही बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप आएगा तो इसको इतने लिख देंगे उतना काफी होगा, खाद्य और कृषि संगठन। अब देखिए एक बार फिर से जान लेते हैं जो UNI या स्टार्टिंग से बात करते हैं। UNDP जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये आपका संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता है और संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके अंदर एक कार्यकारी बोर्ड के रूप में भी जो है इसे जाना जाता है, किसे, UNDP को। पर UNIDO की बात करें तो ये स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी 1966 को जो है वो हुई थी, 17 नवंबर 1966 को, और संगठन इसका 1 जनवरी 1967 यानी कि इसके जस्ट 1 साल से में जो है वो आ गया था। उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य था सदस्य देशों के बीच औद्योगिक विकास संवर्धन के लिए जो परस्पर सहयोग है वो विकसित करना, ये जो है इसमें उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है इसकी बात करें, फुल फॉर्म बताई थी मैंने, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो संयुक्त राष्ट्र आम सभा जो है उसने 11 दिसंबर 1946 को 1946 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना की थी। उद्देश्य इसका क्या था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उससे प्रभावित विभिन्न देशों के बच्चों को भोजन और स्वास्थ्य के लिए आपात जो राहत है वो पहुंचाना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी चीज़ें हुई थी उसमें जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन सभी को आपात राहत पहुंचाना, इसका जो है कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य था। और 1953 में, इसके बाद 1953 में
यूनिसेफ जो है वो संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा भी हो गया था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, स्थायी हिस्सा के रूप में 1953 में जो है वो हो गया था। और वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें सभी समझ में आ रही हो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर जो है वो आता रहूँ। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, कहीं से भी प्रश्न कहीं से भी आए, कोई भी टॉपिक से आए तो आप कर अवश्य ले जाएं। बाकी आप अपना फर्ज पूरा निभाइएगा वीडियो को लाइक और शेयर करके। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, FAO, इसकी फुल फॉर्म खाद्य और कृषि संगठन। तो ये भी आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण संस्था होती है। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या 193 है और मुख्यालय इसका पूछा जाएगा तो आप कहेंगे रोम, इटली में जो है इसका मुख्यालय है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि स्थापना इसकी कनाडा जो है उसके क्यूबेक शहर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूख और कुपोषण से लड़ने के उद्देश्य से जो है वो वर्ष 1945 में, कब, 1945 में, 1945 में जो है वो की गई थी। देखिए, अधिकतर यहाँ पर जो आप जो देख रहे हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही अधिकतर जुड़ी हुई हैं, तो आपको थोड़ा सा याद करने में यहाँ पर कठिनाई नहीं होगी क्योंकि लगभग लगभग चीज़ें यहाँ पर सेम है। और ये केवल 4 नहीं होती, होती और भी बहुत सी हैं, जैसे कि आपका नीपा होती है, निफा, NFP है जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष, तो वो भी आपका इसमें आ जाएगा। और आपका इसी प्रकार से UNHCR जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, वो भी इसमें आ जाएगा। तो ऐसे नाम है, पर आप मैक्सिमम 4 याद रखिए, प्रश्न में आएगा ऐसे 4 लिख देंगे तो आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपकी भारत सरकार है उनके द्वारा चलाई जा रही जो जनहित योजना है उसके संबंध में, ये भी आपके सारी चीज़ें कोर्स में है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नाम बताता हूँ क्योंकि नाम तो आपको एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि कुछ योजनाओं के नाम बताइए। तो आपका पहला हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, यह आपका हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा आपका मेक इन इंडिया। तीसरा हो जाएगा आपका डिजिटलाइजेशन, डी जी डिजिटलाइजेशन। चौथा आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और लास्ट आपका पांचवा हो जाएगा अटल पेंशन योजना। तो देखिए, 5 आप नाम रट लेंगे तो इतने काफी होंगे। इस पर बेस्ड कोई प्रश्न आएगा तो आप ये 5 नाम भी लिख देंगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा। अब एक दो पॉइंट आपको इन सभी के बारे में भी मैं बता देता हूं, जैसे कि आपका पहला अगर बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में, तो इसका उद्देश्य था देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना और हर परिवार का बैंक खाता भी जो है वो खोलना। और ये जो योजना थी उसकी घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2014 में जो है वो की गई थी। और शुभारंभ की बात करें, देखिए घोषणा पहले होती है पर शुभारंभ तो बाद में होगा, तो आप इसी के कुछ दिन बाद आपका 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री, इसको रब कर देते हैं, 2014 को प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया की अगर बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014
2014, देखिए 2014 के दोनों हैं तो आपको थोड़ा सा याद करने में हेल्प मिलेगी। तो 2014 को देसी और जो विदेशी कंपनियां हैं उनके द्वारा भारत में ही वस्तुओं का जो निर्माण है उस पर बल देने के लिए जो है वो बनाया गया था। नाम से ही है मेक इन इंडिया, तो उससे ही आपको समझ में आ रहा है कि भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने का जो है वो बनाया गया था, जिससे कि अर्थव्यवस्था में विकास हो, औद्योगिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा मिले, रोजगार का सृजन हो। ऐसे पॉइंट आप अपने आप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी प्रकार, जैसे कि लिखा हुआ है डिजिटलाइजेशन, तो इसमें क्या है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसका डिजिटल रूप हो जाए। नॉर्मल की अपेक्षा अगर आप बात करें, जैसे कि अगर पहले डाटा जो है वो फाइलों में फीड किया जा रहा है, तो डिजिटल रूप आने के बाद क्या है, वही चीज़ें कंप्यूटर में फीड की जाए, वही सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। और डिजिटलाइजेशन से बहुत से फ़ायदे भी हैं, जैसे कि आपकी जो चीज़ें होती हैं वो लाइफ टाइम के लिए सेव होती हैं। फाइलों में क्या है, कभी ख़राब हो गई, जल गई, ये सारी चीज़ें हैं। और डिजिटल रूप में क्या होता है, उस चीज़ को आप इंटरनेट पे सेव कर रहे हैं और अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और कोई चीज़ आपको ढूंढनी है, सर्च करनी है, तो डायरेक्ट आप सर्च बार में जाकर सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत तरीके से फ़ायदे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इसकी बात करें तो ये आपका भारत सरकार द्वारा समर्थित दुर्घटना बीमा योजना जो है उसके अंतर्गत आती है। और इसका भी जो है आप कह सकते हैं जो आरंभ है वो कोलकाता में किया गया था 1 मई को, और सन था आपका 2014। इसमें जो सबसे ज़्यादा खास बात थी वो थी 12 रुपये प्रति वर्ष की न्यूनतम प्रीमियम दर के साथ ये जो है वो नीति समाज के गरीब और निम्न आय के वर्ग वाले जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा मिले, उसके लिए जो है वो लाया गया था। इसी प्रकार बात करें अटल पेंशन योजना जो आपकी सबसे लास्ट में है, ये भारत सरकार द्वारा समर्थित एक वृत्ति योजना है। इसका लक्ष्य क्या होता है, जो असंगठित क्षेत्र हैं उनके लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना। तो ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा है अटल पेंशन, तो पेंशन से ही आपसे याद भी रख सकते हैं। तो सारे हमने इतने इसमें पॉइंट देख लिए, इतने याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करने से पहले मैं आपको कुछ और भी नाम बता देता हूँ जो कि आपने बहुत सुने हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो भी आपका एक जनहित योजना में ही आता है। और पीएम कौशल विकास योजना आता है, स्टैंड अप इंडिया है, सांसद आदर्श ग्राम योजना है। ऐसे बहुत से नाम हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यदि केवल नाम और नाम लिख रहे हैं तो कम से कम 7-8 तक आपको पॉइंट जो है वो लिखने होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट आप कह सकते हैं क्वेश्चन की। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हमारा जो है ये पार्ट जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो क्या हमारा एक प्रश्न है या क्या टॉपिक है, टॉपिक आपका है जनहित योजनाओं के ही संबंध में, पर यूपी सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही जो जनहित योजना है उसके संबंध में पूछा जाए। अभी मैंने जो बताया था वो भारत सरकार द्वारा था, अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आप क्या क्या कह सकते हैं, पहले पॉइंट के में तौर पर आप कह सकते हैं कि यूपी जो है उसमें 10वीं पास लड़कियों के लिए 10,000 रुपये पुरस्कार योजना है। इसी प्रकार और क्या लिख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश है उसमें सेक्स योजना, कौन सी, SECTS, सेक्टर वाला जो वर्ड होता है उसी से बना है। सेक्स योजना के तहत राज्य स्वास्थ्य कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो करें। इसी प्रकार तीसरा आपका होता है पॉइंट के तौर पर मिशन परिवार विकास। इसी प्रकार आपका उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत 50,000 रुपये का बॉन्ड जो है वो लड़कियों के लिए इन्होंने निर्धारित किया हुआ है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में मुफ्त लैपटॉप योजना भी चलाई गई थी अखिलेश सरकार में, तो वो वर्तमान वर्ड अगर ना लिखा हो तो आप वहाँ पर वो पॉइंट लिख सकते हैं। वर्तमान वर्ड लिखा हो कि वर्तमान में चलाई जा रही जनहित योजनाएं, तब आप वो नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार और भी हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा भोजनालय है, उत्तर प्रदेश में बेघर गरीबों के लिए मुफ्त आवास योजना है। तो इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें हैं जो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। बात करते हैं हमारे अगले, और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है जो कि है आपका एनजीओ, जिसे हम क्या कहते हैं, गैर सरकारी संगठन। यहाँ से प्रश्न आपका सन 2016 में पूछा गया था, और क्या पूछा गया था कि गैर सरकारी जो संगठन है उससे आपका क्या आशय है,
और समाज के विकास में इसका क्या योगदान है। तो सबसे पहले एनजीओ क्या है, कैसे आप इसे लिखेंगे, तो आप क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्तिगत संगठनों को कहा जाता है जो बिना किसी लाभ के धार्मिक, वैज्ञानिक या सांस्कृतिक या कह सकते हैं आर्थिक जो उद्देश्य हैं उनसे गठित होता है। और ऐसे संगठनों में ना तो कोई अंतर सरकारी करार होता है और ना ही वे प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं। तो एनजीओ आपका इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अब गैर सरकारी जो संगठन है उनको अगर बात करें किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी कार्य, शिक्षा संबंधी कार्य और खाद्य और कृषि संबंधी कार्य, ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी कार्य में आपका स्वास्थ्य संबंधी सारे जो हैं चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें यूनिसेफ जो है उसका नाम आप जानते हैं, मुख्य रूप से जानने को मिलता है। शिक्षा संबंधी कार्य में अगर बात करें तो शिक्षा से सारी संबंधित सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसमें भी आपका जो यूनेस्को है उसका विशेष रोल देखने को मिलता है। और खाद्य और कृषि विकास संबंधी जो कार्य हैं उसमें आपका FAO जो मैंने बताया था, खाद्य और कृषि संगठन, उसका अधिकतर योगदान देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, हो सकता है इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 2016 में आया था तो फिर से भी रिपीट जो है वो आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं एक प्रश्न आपके लिए, और उस प्रश्न से पहले वीडियो को आप सभी ने अभी तक लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। और नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा इसका, उसमें हम बात करेंगे जनगणना की, क्योंकि आप अगर सोशल साइंस का चतुर्थ सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर जनगणना से बहुत प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वीडियो का भी आपके लिए प्रश्न जनगणना से ही है, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न है आपका इस वीडियो का कि सर्वाधिक सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य, ये आपका प्रश्न है इस वीडियो का। इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, और बाकी आगे की जो चीज़ें हैं वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। 2 पार्ट हमारे और शेष रह गए हैं। ये पार्ट जो है आपका चल रहा है छठा वाला, तो 2 और रह गए, 7वां 8वां। तो उन 2 पार्ट में आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट मैं करा दूंगा। तो इसी के साथ हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, शाम के 8 बजे है। और कोर्स मैं आपका ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी चीज़ें आप देखिए। इंग्लिश का, मैथ का मैंने दोबारा से भी करा चुका हूँ, वो भी आपको सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि प्लेलिस्ट ना मिले तो कमेंट कीजिएगा या फेसबुक पर आप मैसेज करिएगा, मैं वहाँ पर आपको जो लिंक है सभी प्लेलिस्ट की वो प्रोवाइड करा दूँगा। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।